अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बने हैं ट्राइबल्स के बारे में, जैसे 2021 में बना था। ठीक है, ट्राइब्स में भी आते हैं और 1857 रिवोल्ट में भी आते हैं। 4-5 क्वेश्चन मेरे ख्याल से रह ही जाते हैं। नहीं, आए हुए हैं क्वेश्चन ट्राइबल से रिलेटेड, हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, इतना कंफर्म है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखो कि जैसे तुम लोग है ना पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दो, और जैसे मैं क्या करूँगा ना, जैसे मेरी क्लास ख़त्म हो जाए इसी सेट में 10-15 मैक्सिमम 10 या 15 दिन लगेंगे, तो जैसे कंप्लीट होगी ना तो एक मॉर्निंग टाइम में मैं एक क्लास लेना शुरू कर दूँगा, जिसमें शायद पॉलिटी अपन शुरू कर लेंगे या जो भी है। तो आप लोग जैसे अगर हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ चुके हो खुद से, तो आप ट्राई करो जैसे पॉलिटी पढ़ के कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना। तो फिर शायद हो सकता है मैं सुबह मॉर्निंग वाले टाइम में ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करूँ, तभी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तभी फिर अपन उधर कर पाएंगे। और जो सपना तुमने भेजा था ना वो पूरा चैप्टर नहीं है उसमें, कोई दोबारा भेजो, कोई दूसरी भेजो, वो तो 3-4 चैप्टर ही थे उसमें। तो है बट वो नहीं 5th एडिशन। नहीं याद देखो एक बार चेक करो, थी मैंने भी भेजा था किसी ऊपर, तो मुझे पता गया था 7 तो चल गया था बट वो तो इस बार। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं फिर अब। ठीक है, मैं देख, हाँ देख लेना। देखो आदिवासी, डीकू और एक सवर्णयुग की कल्पना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ याद रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। एक क्वेश्चन बना डायरेक्ट है, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजा जाती हुई नदी से गुजर रही है। तो एक बार पूछा था यूपीएससी ने डोंगरिया कहाँ पे है, ठीक है, तो उड़ीसा में है। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, आपको मिला होगा शायद 2015-16 मिला होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और 2020 में आया था ये बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा। 1895 बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर, अभी याद रखना छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में, ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, कि जंगलों और गाँवों में घूमते देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दिको मतलब बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा। कुछ समय के बीते हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। उराव लोगों से मैं खुद भी मिला हूँ, मैं गया था एक बार झारखंड। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचय जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्या को हल करना चाहता था जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, यूपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंत खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग अब जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों को ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी और जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खरोद देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे।
जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। घुमंत किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंत खेती कर सकते थे। परती क्या होता है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल क्या होता है? एक पेड़ है। महुआ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आपकी बार, यूपीएससी 2023। एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होता है। और यही बस वो उसमें यह था कि ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन्य कैसा क्या है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। डोंगरे कौन कबीले की औरतें पड़ानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही, इन पत्तियों से पतले बनाए जाएंगे। याद करो पहले ज़माने में ये इसी से पतले बनती थी, आजकल तो कागज़ प्लास्टिक की आने लग गई है, पहले इसी से बनती थी। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में होने वाला खोंड समुदाय इस तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजार में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ये कहते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये याद ही होना चाहिए। यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, देखो गुड्डी वन गुजारी कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, भोटिया, ठीक है, उत्तराखंड, सहरिया ये राजस्थान, भील, वान, गुजरत, राठवा ये मिलेगी आपको ट्राइबल गुजरात में, बंजारा महाराष्ट्र में मिलेगी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। कोया, बंजारा, गोंड ये आंध्र प्रदेश में मिलेगी। माला इरुलर ये इधर मिलेगी आपको केरल में। झारवाज, ठीक है, बेगास, मोरिया, गोंड ये छत्तीसगढ़ में मिलेगी आपको। संताल, मुंडा, उराव ये आपको मिलेगी सब झारखंड में। इधर उड़ीसा में मिलेगी आपको पराजा, बोंड, कंडा, कोया, सोहरा, खोंड। हजिंग आपको मिलेगी इधर सिक्किम विक्किम वाले इलाके में। खासी जयंती तो आप जानते हो, नागा मिलते हैं। अपाटानी ये याद रखना, अपाटानी पूछा हुआ निशी और याग, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था। ये मेरे पास भी लिस्ट बनी हुई है, मैंने बनाई थी पिछले साल, देखिए। हाँ वो बढ़िया है, ठीक है, भेज दो ग्रुप में, भेज देना। भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2021 में, पूछा भी नहीं रिसेंट ही। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत के बेगा, अब ये देखो बेगा जनजाति कहाँ पे है, देखो ये रहा, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात है। तो ये पूछ लेगा कौन सी ट्राइब के लिए जो है मजदूरी करना वो है अपमान की बात है। बेगा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों की बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों को जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ी लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। ये तो आज भी आप देखते होंगे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाडिया, याद रखना,
आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार को ये बुआई का वक्त या नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंत आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930-1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें, चैत मास जानते होंगे ना, उसकी बात कर रहे हैं। इकट्ठा करने और बच्चे खुचे ठुंडों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पुरुष से शुरू होता था। शिकार मतलब हंटिंग करना। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे और औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता, जो ये देखिए पेशेंट क्वेश्चन ने पूछा था इसके बारे में, आदि फल बीनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं के सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों ये मशरूम ही कुकुरमुत्ता है क्या? हाँ, अरे यही तो बिकता है मार्केट में। ये बहुत औषधि होता है, इसमें बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, ये कई तरह की आती है। ठीक है। औरत जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बेन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पुष में पटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पुष के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों संग्रह ही जीने का मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों को भी जरूरत पड़ने लगी थी। वेरे एल्विन द्वारा लिखित बेगा और एल्विन की अप्रत्याशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स। इतना तो नहीं पूछेगा कि कौन था क्या था, परंतु एक चीज़ याद रखना कि कहाँ की ट्राइब है, कि उसकी क्या विशेषता है। ईंधन की लकड़ी ले जाती है। संताल लकड़ी बिहार में है। 1946 की फोटो बताई गई है। बच्चे वनों पर कटिंग करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। ठीक है, आ जाओ। बेवड़ क्या होता है? वर्ड मध्य प्रदेश घुमंत खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इस टाइप के वर्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों को इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरी कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों को वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद को खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे। ब्रिटिश अफसरों के गोंड और संताल जैसे एक जगह बैठकर ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह के घुमंत खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन में आदिवासी जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। और देखिए बदलाव क्या थे। देखो मतलब इसमें जो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा आप देखोगे ना तो इतना नॉर्मल है। बस कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा बहुत देख लो और कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में ऐसा है नहीं। अब देखोगे तो पीटी में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ऐसे पूछा गया है, भाई ये क्या है, ट्राइब है, कहाँ पे है, क्या है। बस मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आदिवासी मुखियाओं को क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं को महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। याद रखना ये चीज़।
अगर मान लो आदिवासी मुखियाओं के बारे में स्टेटमेंट बना देगा तो याद रखना कि खुद ही वन प्रबंधन करते थे, स्थानीय नियम खुद ही बनाते थे। क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे पूछे हैं 2-3 बार क्वेश्चन, मतलब जैसे सामंत के बारे में पूछ लिया था तो इनके बारे में पूछ सकते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्होंने कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि को हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास वो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। पूर्वोत्तर के नीसी आदिवासियों के गाँव में लट्टों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते तो पूरा गांव मदद करता था। मतलब सामूहिकता की भावना कितनी है। घुमंत काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह में जो अंग्रेजों काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी, दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं देशों में पट्टेदार अपने भूस्वामी को बढ़ा चुकाते थे, और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अब देखो क्या है, गुजरात के जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंत खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ों को काट दिया गया और खेतों के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। झूम काश्तकारों की स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, वहाँ मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंत खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसे कि आपने देखा कि आदिवासी समूह को जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। आंध्र प्रदेश में धान की खेती में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच का फर्क देखें। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, याद रख लेना। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशु को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनसे बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर का इंतजाम कहाँ से किया जाए। स्लीपर वही देखो जो रेल की पटरी पर रहता है, लकड़ी के सेती तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है। ये तो आज भी इसी पे होता है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने पर छूट होगी, बस शर्त है कि गाँव में रहने वाले लोग को वन विभाग के लिए मंजूरी करनी होगी और जंगलों को देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। अंग्रेजों के देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन लोगों के रीति रिवाज और उनके कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेज के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के देश में जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गाँव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। मतलब ये दिखा रहा कि कितने टैक्स के टाइप है। अंग्रेजों के देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए भेजते हैं गाय, तो बेचते हैं तो जंगल कर के लिए बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए जा कहाँ से अंग्रेजों के देश में। तो मतलब ये है कि मतलब उस टाइम अंग्रेजों का शोषण किस लेवल पे था, कितना बड़ा था कि लोगों को मतलब आम जीवन जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी
घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। गोदारा औरतों बुनाई करती हुई। व्यापार के समय से 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी का अवसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगा। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे दे देते और उनके कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कर्मी कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों को और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक कि बहुत सारे आदिवासी समूह बाजार में व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। चटाई बुनती हुई एक हजांग औरत के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। वे खेतों के और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाते थे। बिहार के कोयला खनिक 1948 का यही चित्र है। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% अधिक आदिवासी थे। अंधेरे और दम घोटू खदानों के गहरे में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर चुपचाप जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश के कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते हैं। तो अभी भी हाल यही है, ठीक है, पर थोड़ी कंडीशन सुधरी है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर लौटने नहीं देते थे। नदी से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों, व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषणों के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से लेकर 32 में केवल आदिवासियों ने और 1825 में संतालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बल्ली विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह याद रखना। बेशक जिस आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था ना, वो मिलेगा आपको इसमें, और उससे पहले भी आया हुआ। लहू लुहान मेरे कंधे, मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बेल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय ये मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशी। मतलब ये समझो कि मतलब उस टाइम यही था कि इसमें यही, इस चैप्टर का यही कॉन्टेक्स्ट है कि अंग्रेजों के कारण इन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही थी। और आगे जाके जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद में इनके लिए क्या पॉलिसी बनी थी, वो इसका बेस है। बिरसा मुंडा। बिरसा जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा को बचपन भेड़ बकरे चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गीते भी था। अब उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास जंगलों में हुई। गरीब से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुई मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिक्कों के उत्पादन से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों को वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। वहाँ उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुनने को मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय सर्वक का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया।
उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अब देखो इतना डिटेल है ना, कहीं पे भी नहीं बताएगा इसके बारे में, सब इन्फॉर्मेशन देके जरूर निकल जाएंगे। उन्हें अच्छा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज के योद्धानों को आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग या सतयुग की चर्चा करते थे जब लोग मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों पर नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों के खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। वैष्णव मतलब जो विष्णु की पूजा करते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं को सारी समस्याओं कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीनें छीनते जा रहे थे। मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 जेल से लौटने के बाद बिरसा ने समर्थन जुटाने गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान किया करते थे उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण दिको और यूरोपीय की तरह तबाह कर देंगे। बिरसा के अनुयायी दिको और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों के हमले किए और महाजनों के जमींदार की संपत्तियों पर धावा बोल दिया गया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। पहला, उसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके लिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से का विरोध करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों प्रत्ययों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, जरूर कर लेना। यहाँ से डायरेक्ट 2022 में क्वेश्चन बना भी था। ये उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह दोनों सेम ही है। हाँ वही तो, यही 2022 में आया था शायद। 22 में भी उलगुलान विद्रोह आया था या 21 में? सर 22 में ही आया था मेरे ख्याल से। 2020 में आया था वो। ये 1857 की क्रांति है, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये एनसीईआरटी में जैसे अब ये चैप्टर था, पिछला चैप्टर, इसमें जो मैंने कुछ बस एक तो मैप याद रखना क्योंकि यूपीएससी ने इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरा जैसे बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, तो इसके बारे में जो बेसिक थोड़ा पता रहना चाहिए, इसी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ याद रखो कि अब देखो ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा ऐसे पढ़ने लायक है नहीं, ज़्यादा कुछ मैटर, कुछ एक्चुअली अपने स्पेक्ट्रम में जो है ना पर्सनैलिटीज वाली, उसमें है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन इतना होता है ना कि बहुत सारे पर्सनालिटी, कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, यही से पता लगेगा करना मुश्किल है। ये जो है ना बिरसा जी के बारे में इतना नहीं है उसमें। हाँ इसमें जितना दिया उसमें नहीं है। वो 4-4, 5-5 लाइन में निपटाया गया है सभी को। चलो आगे बढ़ो। जब जनता बगावत करती है तो 1857 उसके बाद सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकतें जुटाते हुए विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। नीतियाँ और लोग, पिछले अध्याय आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों में राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह से असर पड़ी। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता, 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकतें छीनने लगी।
लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उन्होंने राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटों को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठ और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। काजल इतना लेट कैसे ज्वाइन किए? 1801 में अवध एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये होता सत्ता हथियाने का तरीका। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ी पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही का असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन किसका ओपन बंद करो अपनी तरफ से। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्था को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र में यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाही की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जमीन के रास्ते से जाने में इतराज़ नहीं था। सरकार के हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ आ गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों लगता था कि भारतीय समाज सुधारना जरूरी है। सती प्रथा रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरी खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने का छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके राजनीतिक, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन उनके सुधार आंदोलनों के बारे में अध्याय में पढ़ेंगे। उत्तर भारत के बाजार में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए जनता की नज़र उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन में क्या सोचते थे इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 पढ़े। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि उनके रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। सिपाही ने जो कहा वो इस प्रकार था। ये जब आप वो देखोगे ना, तुम लोगों ने देखा नहीं, वो भारत की खोज मैंने बोला था 54 वीडियोस में ये पूरा स्टोरी है, ये सारा NCERT वाला। अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाही ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए। तमाम बड़ी योजनाएं
लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उसी दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा विद्रोह के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण में लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनको नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रांस सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे संस्मरणों में एक अंश इस प्रकार है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि वे विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़े डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें, उन्हें सुझाव पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती थी। मेरठ में सिपाही विद्रोह अफसर पर हमला करते थे, उनके घरों में घुस जाते थे और इमारतों में आग लगा देते थे। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे रेजिमेंट के लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस कारतूस तैयार किए हैं ताकि उनके इस्तेमाल करने से मुसलमान हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सैनिक विद्रोह मतलब जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू कर सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ये कारतूस वाली बात अफवाह थी या सचमुच? इसका तो परिणाम कौन देगा। कुछ था ऐसा नहीं, कारतूस यूज होती थी उसमें, पर उसके पीछे जो लोग बता रहे थे कि धर्म भ्रष्ट करके ईसाई धर्म बनाना चाहते थे, वैसा माइंडसेट नहीं था। नहीं, चर्बी होती थी उसमें, यूज होती थी चर्बी। नहीं, परंतु होती थी, परंतु उसके पीछे माइंडसेट ये नहीं था कि ईसाई बनाना है। हाँ, ये तब कारतूस को वो जो सील नहीं होती उसको बंद करने के लिए की थी वो। कैवलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों को धावट डोल दी। यह युद्ध एक पूरी रात चलता रहा। मंगल पांडे से में जारी डाक टिकट। फिरंगी मतलब विदेशी, शब्द में अपमान का भाव होता है। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 के युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाही ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाही को लगता था कि उन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाही की नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दे दी गई।
यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसर पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्ति के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पर पहुंच गई। जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने भी हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। ये बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों को भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह के सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने इसे मात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनको और साहस बढ़ जाता है। इसे उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। नाना साहब, जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेजों को अफसरों को मारा जाने लगा। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाही ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों को साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी रानी हो गई। रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासक ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़े के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजी शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 की लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांड इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे थे। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों को शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजी सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए।
बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाकू इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। याद करो, इस टाइप क्वेश्चन बीपीएससी में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोह पर हमला करते हुए उन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले बाई पर कब्जा किया हुआ था। बीपीएससी में इस चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किले बंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले और आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लड़ते हुए थे, जिन्होंने हाथी खींच रहे थे। उनकी कतार 7 मील लंबी थी। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। याद रखना, विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह को मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्होंने आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने से मतलब ये नहीं था विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती भाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। ताजे टोपे मध्य भारतीय जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। उन्हें बहुत सारे लोगों ने विद्रोह के साथ छोड़ दिया। क्या रखना, ये क्वेश्चन देख लेना क्योंकि यूपीएससी इसी टाइप क्वेश्चन पूछती है। सही, डाक टिकट जारी करने से क्या हो जाता है? कुछ ही नहीं, बस उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उनकी याद में। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। अब देखो, अंग्रेजी टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं किया तो सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं के मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजी टुकड़े कानपुर के पास विद्रोह को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए किस तरह कलाकार ने अंग्रेजी सिपाही को बहादुर से विद्रोही पर धावा बोलते हुए दिखाया गया। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वो पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए निम्नलिखित है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ताकि भारतीय 1 दिसंबर 1858 को। हाँ, पता नहीं है तो मुझे, पर तो जो भी है यूपीएससी इतना ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, उतना ईयर याद रखो बस, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 याद रखना। पीटी प्लस मैन दोनों के लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीटी में। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी रियासतों पर अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन शासन चलाने पर छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाही को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे।
भूस्वामी और जमींदारी की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाएंगी। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास के नया चरण शुरू हुआ। अब देखो ये चीज़ याद रखना कहाँ कहाँ पे हुआ था, ये चीज़ें देखना। ये सारी जगह सियालकोट, लाहौर, फिरोजापुर, जालंधर, फिल्लौर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, नसीराबाद, नीमच, महू, जबलपुर, सागर, नौगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, दीनापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, नवाबगंज, फतेहगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ। तो ये चीज़ याद रखना, विद्रोह के मुख्य केंद्र और विद्रोह करने केंद्र। तो मुख्य केंद्र तो याद होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट है वही। मैप तो मैं फिर बता रहा हूँ, सारे जितने भी है वो इम्पोर्टेंट है। खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। 1857 की घटना बहुत पहले उसी प्रकार की घटना सन 1857 खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए इस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों को अपनी सी नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य है, याद रखना कहाँ पे, उड़ीसा में। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें से 60 बड़े और 1109 छोटे गाँव सम्मिलित थे, एक जन बहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वयं अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार समेत 14 गढ़जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र तथा जगन्नाथ मंदिर देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में उड़ीसा के अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्होंने अपने पद से विस्थापित होना पड़ा था तथा अंग्रेजों ने उनके राज्यों को अपने में मिला लिया, सात्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनके पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र एक दशमांश था। उन्हें जगन्नाथ मंदिर के देखरेख पर दायित्व दिया तथा उनके निवास पुरी में निश्चित कर दिया गया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का आरंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्भर जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक विद्रोह की बात कर रहा है, 1817 में होता, पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति के भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गए थे। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। खुर्दा क्या होता है? अरे खुर्दा इलाका है उड़ीसा में। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति चालू रखा, जिसमें जमीन को उपजाऊ क्षमता तथा रेतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारी या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को भेज दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय, जिन्होंने लोगों को बख्शी बंधु के नाम से जानते थे, वहीं से बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों को और से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो भी तकलीफें उन्हें शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा क्षेत्र में चांदी के सिक्कों पर चलन, इस नई मुद्रा में राजस्व का भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी जो कि कंपनी का एक अधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे पारंपरिक रूप से। और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने स्थिति की और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते उन्हें
वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1857 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 200 से अधिक लोगों को हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुदरा को केंद्र करते हुए इस घटना का लहर अलग अलग राज दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रेत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रतिपादित किया गया और एक कर मत दो अभियान भी शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1857 को बख्शी जंगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं को अगुवाई कर पूरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते अंग्रेजों ने मास्टर लॉ लागू कर दिया। जल्दी घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भरमवर के राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यमों को काटने का प्रयास किया। इसके साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मोटिडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जंगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक समय योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1857 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्र में बख्शी जंगबंधु ने कुजुंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाए गए उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारियों को अपनी जमीनें लौटाई दी गई। देवगंत खुर्दा के राजा के पुत्र रामदेव देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा के अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसके उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन में दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना से कम तक आंकना होगा। लखनऊ रेजिडेंसी के खंडर जून 1857 में विद्रोही टुकड़ों ने रेजिडेंसी कब्जे में ले लिया था। बहुत सारी अंग्रेजी औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में बना ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इस तरह के गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस की जिस कमरे में मरे हुए इस चित्र में दिखाई दे रहा है और उसकी देखी गई माता जी बीती की दूर किस तरह से बचे थे। मतलब देखो एक चीज़ याद रखो कि ये जो चैप्टर है मतलब इसमें ऐसा कुछ था नहीं पीटी को लेके, बस जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मैंने बता दी कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ से लड़ा था वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में जो चेंजेस हुए कि वाइसराय बना, कैनिंग जो बना, ठीक है, और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस, और किसी कुछ ही नहीं। ठीक है ना, 5 मिनट तक रेस्ट कर लो फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। 8:03 हो गया, 8:10 से शुरू करते हैं फिर दोबारा, ठीक है। 8:10 से शुरू करते, पानी वानी पी के आ जाओ, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। 8 चैप्टर है ना इसमें, है ना, चैप्टर पढ़े 3 चैप्टर वो बचे, पढ़ आज ही कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। चलो आ जाओ। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। रिकॉर्डिंग चालू हो गई, चलो ठीक है शुरू करो। अब देखो भाषाविद क्या होता है। रुको, मेरे में तो दूसरा है। अरे हाँ वो आगे पीछे चैप्टर तो मेरे में दूसरा है, आगे पीछे होगा, देख लो। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकर और विद्यार्थी होता है। आ जाओ देखो,
पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हमें समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थी जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थी जीवन का समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनकी एक सांस्कृतिक मशीन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज का सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। वे इन सवालों के कई दशकों की बहस चलती रही। विलियम जोन्स फारसी भाषा में सीख रहे थे। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2018 में आया था क्वेश्चन। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे? अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज शायद सामान्य दिखाई देते हैं, पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राचीवाद की परंपरा। सन 1883 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलवेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। ये यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या नाम था इनका सर? किनका? अरे विलियम जोन्स। एशियाटिक विलियम जोन्स है ना, ये रहा विलियम जोन्स, ठीक है। हेनरी टॉमस कोलब्रुक वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धर्मी ग्रंथों के विद्वान थे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों ही की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार व कानूनों में इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और वह इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास को आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने और अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्होंने विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि वे अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत एवं फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों को यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषय की शिक्षा नहीं दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता को सभ्य राष्ट्र बनाना, शिक्षित करना, देशी जनता का दिल जीत सकते थे, तब केवल तब भी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। वॉरेन हेस्टिंग स्मारक है रिचर्ड को 1830 में, जब अब कलकत्ता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। ये वाला चीज़ इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसकी एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषा सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर को नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदेशी की स्थापना की। याद रखना
और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज, यहाँ की ज्ञान संपदा भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ठीक है, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। याद रखना ये चीज़ें, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश को शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादी कटु आलोचक भी थे। प्राच्यवादी मतलब एशिया की भाषा और संस्कृति को गहन ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी मतलब ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ना जानता हो। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेजों के रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा हो और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजों के बीच के फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। मदरसा सीखने के स्थान को असली अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता था। यह किसी भी तरह के स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। पूर्व की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटि से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही था, इसलिए उन्हें दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने, उसके दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारत को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये रहा, इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, याद रखना। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक, याद रखना इसका ये नाम था पूरा, कभी कंफ्यूज हो जाओ, मैकाले का नाम मुताबिक पूरी ज्ञान की कोई भी। ये मैकाले वही है ना जो शिक्षा की नीति लेकर आया था? हाँ वही तो है। 1830 आ गया ना, 1833 एक्ट में आएगा। ये कानून भी बनाने वाला है। अरे आपकी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में, शायद 2023 में इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के केवल एक ही खाना है भारत के और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों को शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक छपने लगी थी। ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर यह जोर देते हुए मैकाले ने कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारी होती है, न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रुखी है कि अगर किसी और स्रोत से इनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृत्य को उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। व्यवसाय के लिए शिक्षा, अब देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल के शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा की नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा के व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचि और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब देखो किस तरीके से वो बना रहे हैं गुलाम। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में तर्क,
1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों को निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया, हमें जोर देकर ये बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप के श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। सीधा सिंपल सा उद्देश्य यही था इनका। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप ये खुद ही बेईमान थे, क्या बनाएंगे फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी कमी नहीं होगी। दस्तावेजों के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटि से भरा पड़ा बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा को व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे। सोचो 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय इस तरीके का था। नैतिक शिक्षा की मांग। स्कॉटलैंड के विषय प्रचारक विलियम कैरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। 19वीं सदी में भारत में कई सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में भी दिए जा रहे तर्कों पर घोर विरोध किया। प्रचारकों को मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति के शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्र में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को अप्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यताओं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज एक ग्रामीण पाठशाला। यहाँ फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाए गए चित्र 18वीं सदी के आखिरी में भारत के आए थे। अपने चित्र में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है कि उस टाइम से गुरुकुल सिस्टम चलता था। स्थानीय पाठशाला पहले कॉलेज कितने सुंदर सुंदर थे। तो ये कॉलेज तो अभी भी है। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों की तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? और देखिए ये विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही आरंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन स्कूलों को चीज़ों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी कर लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में चलती थी, तो कहीं गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों को की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी जरूरत को देखते हुए गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग विद्यार्थी कक्षा में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गाँव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। मतलब सोचो कितना बड़ा सिस्टम था ये। अभी ये सही था, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे।
ये अभी भी है, गवर्नमेंट का एक आइडिया आया है, परंतु वही है कि यूनिफॉर्म स्कूल बनाने चक्करों में फिर चीज़ें खराब हो जाती है, क्योंकि इंडिया और अभी अभी मैं जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ ना सर, वहाँ आप अगर थोड़ी सी बात कुछ जानकारी भी लेने जाएंगे ना, तो वो आपसे पैसे मांग लेंगे कि चलो निकालो, खर्चा निकालो। 10, 20, 50, 100 जो देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर भी सोचो ऐसी हालत है, लाख लाख रुपए पेमेंट होंगे उनके प्रोफेसर सबके। ये सब नॉर्मल है, छोड़ो। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, अरविंदो घोष पढ़ लो, अरविंदो घोष के बारे में इम्पोर्टेंट है। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा के मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों का कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे इसको छोड़ने तथा यथासंभव रोजगार पा सके। और देखो, नई दिनचर्या, नई नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी व्यवस्था में सुधार लाने के फैसला किया। कंपनी माना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नए नियमित निरीक्षणों के लिए जरिए पाठशाला को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों को देखने का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों को काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षा को नियमित सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य वस्तुओं पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। ठीक है, जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देश का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों से दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ, पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी इस बच्चों को स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। इसीलिए देखो ना कहीं ये बहुत बड़ा एक रीजन है सोसाइटी में इनइक्वालिटी का। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों को मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्चा करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। आइए देखें उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक विभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन का पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों की अपाहिज बना देती है। उसने अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, उन्होंने अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया है। ये बात तो सही है। उनके राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे।
यही तो कारण है कि आज भी देखो ना, जो इलीट क्लास होता है वो अपने आप को समझते नहीं है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं 1940 में। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मुख्य ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनके मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाए जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, दूसरे कई विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। तो इसीलिए फिर टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। यूपीएससी क्वेश्चन मतलब बहुत सारे एग्जाम पूछा भी है। शांति निकेतन में कक्षा चल रहा है, 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। तो ये बढ़िया कल्चर है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं उसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूली जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो, उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई थी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी सृजनात्मक मेगा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर महात्मा गांधी के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसी विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। कोयम्बटूर के प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन और लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दो चैप्टर बचे हैं ना, महिलाएं और जातीय रोग। इसमें क्या 18 दशक से इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कंप्लीट करें? कौन कौन बचा है अभी?
सब भाग गए। 4 लोग हैं। कौन कौन है? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, नगीना, अमित, काजल और मैं। ये चीज़ याद रखना, जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसी से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, इधर उधर नहीं भागता। तो उधर स्पेक्ट्रम में इतना मोटी मोटी बुक पढ़ने के ज़्यादा वो नहीं है। अब देखो इसी में जो दिया है वही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, देख लेना। अभी इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे कंप्लीट कर लेते हैं। महिला जाति में सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। कानून के अनुसार किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति शादी कर सकती है, यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है और चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों को भोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। सोचो सती प्रथा, सती बाल्थर सोलिन द्वारा बनाए गए चित्र, भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा पूर्वी समाज में बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। सोचो यहाँ जिंदी उसको फेंक दिया जाता था, या मान लो कि चिता पे रख दिया जाता। गलत चीज़ें गलत ही होती है, अब उसको किसी भी तौर पर ठहराया जाए। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों को शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़े जातीय जिन्हें प्राइवेसी कहा जाता है का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट या तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके से विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तकें छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों को पहुँच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह बहस अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा रोमन राय 1772 से 1833, याद रखना इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ चालू हो जाएगा, इसे याद रखना। इसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय जैसे लोगों सुधार के इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी।
विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसे कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद के सुधारकों ने अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक के वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच को समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक परंपरा के खिलाफ है। अब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कूड़ों पर झूलने वाला का त्यौहार है। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों पर बराबर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई। तो ये एक मनोरंजन था? नहीं, मतलब वो त्यौहार के रूप में मनाते थे इसको लोग। क्या ही करोगे तुम। अब देखो, पहले हम लकड़ियों में बांध देते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण देखें। सती समर्थक: औरत कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वह कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में ही कसकर बांध देते हैं। ओह माय गॉड, सोचो। सती विरोधी: आप लोगों ने महिलाओं को अपना स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई की चीज़ों का ग्रहण न कर पाए तो हमें उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। अब ये याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है 2018 में। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरसेलिंगम पत्तलू ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून के विरोध करते रहे। आज ये मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है। लड़कियाँ स्कूल जाने लगती है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। अब देखो, यहीं से मैं बता रहा हूँ, बैतूल कॉलेज वाला आएगा। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियों को बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता के पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पुस्तकों आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थे जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। सोचो। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिला अरबी में कुरान शरीफ सीखने लगी। उन्होंने घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएँ रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
19वीं सदी के आखिर से उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं के इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। हिंदू महाविद्यालय की छात्र 1875। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में थे जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। महिला के बारे में ये फोटो लगता है मुझे ये जो पहली बार पास आउट हुआ होगा ना उन्होंने तो खिंचवाया होगा। हाँ, हो सकता है। महिला के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। देखो, जब मेंस में आंसर राइटिंग में इन महिलाओं का भी नाम लिखना चाहिए। मोस्टली अपन होता है कि अपन हिंदुओं के याद रखते हैं, ये सही नहीं है। वह रूढ़िवादी विचारकों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि पति धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ शिक्षक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, नाम से किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान पंडित, रुक जाओ इधर, जब औरत का पति मर जाता है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों से या जंग लोहे जैसे बनी हो। वह तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब। मेरा मतलब यह है कि जब औरत को पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नहीं आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों के ठंडक पड़ जाए। अब उसे शादी ब्याह आओ भगत और उन सब अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आज भी करता है। जहाँ विवाहित महिलाएं जाती है, फिर भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह भागी है, दुर्भाग्य है, उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह सब होता है। मतलब कितनी कठोर आलोचना की है। महान पता है, पति मरने पर ही नहीं करते, तो यहाँ मेरी एक ही बेटा नहीं है, एक भी, तो उसका उसके साथ भी करते हैं। जो बांझ होती है उसके साथ भी करते हैं। नहीं, बेटा लड़कियां है ना, उसमें तो बोलते हैं बेटा ही नहीं है, खुद को नाम का कोई वो नहीं, इसका वो भी देखना चाहिए। चलो कोई नहीं, समाज ऐसे रहता है, बदलाव ऑटोमेटिक आते रहते हैं समय के साथ। चलो ठीक है। संस्कृति महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं को दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं को दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, याद रखना, जहाँ ससुराल वालों के हाथों में अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनकी सारी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके और अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजे से लेकर चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता समानता की मांगों को समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज में विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून।
महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपरा को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र के लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में ये उम्र बढ़ाकर 21 साल 18 साल कर दी गई। 8 साल की दुल्हन अच्छा, और ये फोटो खिंचाने का स्टाइल तो देखो, धोती और हाथ में बुक और ये ब्लेजर। 20वीं शताब्दी शुरुआत में बाल वधू चित्र है। क्या आपको पता है आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। जाति और समाज सुधारक, हमने अभी जिन सुधारकों का जिक्र किया उनमें कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसी मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूर की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वालों, सफाई कर्मियों को पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। ये श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गाँव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे और वहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। ये कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी निचली जातियों के लोगों के गाँवों में श्रवण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। एक कूली जहाज 19वीं शताब्दी सोचे, इसमें सब मजदूर लोग हैं। जॉन एलन नामक इस कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूर मॉरिशस ले जाया जाता था। उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे जिनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वाले परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है क्योंकि मर्द पशुओं को चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों का जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश, याद रखना। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शव को साफ करने, चमड़ा तैयार करने, चप्पल जाती है सीने में माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की जरूरत बढ़ गई। अछूत मानने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोग महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे, कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्होंने कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबको सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि कमरे को दूषित न कर सके। ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, उनके खेत संभालते थे और जमींदार घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गेय ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, याद रखना, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। उनकी सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ इजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा।
उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, याद रखना, 21 का स्वामी नारायण गुरु का, ओरो जातु ओरो मतम ओरो देवम मनुष्यान, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। आपको बहुत सारी टेस्टों में क्वेश्चन मिलेगा। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों को तो तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जाति में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। गुलामगिरी, ये केरल के थे। इजावा जनजाति, ठीक है। गुलामगिरी, निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपना विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो महाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों की उनकी जमीन और उनकी सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की है, कथित निम्न जाति लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ श्रवण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातीय और अति शूद्र अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित एक सत्यशोधक समाज संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम उस नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये एक तो उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ये बात तो आज भी सही है। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। याद करो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध शुरू हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर देगी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिका को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों को दुर्दशा के एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था को अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें, निम्न जाति के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार के यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में BR अम्बेडकर और दक्षिण में EV रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चला। हम भी इंसान हैं, 1927 में अम्बेडकर ने कहा। अब हमें सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों के तरह भी हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के 2 मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मदुरै का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। मंदिर में कौन जा सकता है? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता था। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाद जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली नलकों से पानी पीने की जरूरत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटे पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 में अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए जो वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जड़ें कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन, EV रामास्वामी नायकर, पेरियार, इसको पेरियार भी बोला जाता है। 20 इसी के नाम पर नदी भी है केरल में। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी और द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध EV रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे।
अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्र गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ था, सोचो कांग्रेस के सेशन में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार के समझ में आ चुका था अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। याद रखना, उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति की असली वाहक अछूत ही है, जिन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुख्य सामाजिक विभाजनों और असमानता का ईश्वर पद्धत मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा चरित संहिता, मनु संहिता की, भगवद गीता के, रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद ये था कि हिंदू धर्म में जाति उच्च नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आस न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को कि धार्मिक ग्रंथ मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। महिलाओं के बारे में पेरियार का क्या स्टेटमेंट है? तारा मुकुटम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिला अपने पतियों के हाथों कुटपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों की सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। ये संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। अब देखो सुधार के लिए संगठित होना। अब देखो ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसमें सदस्य उनके धार्मिक प्रथाओं या परंपरा की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्श, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचार को आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अब ये इम्पोर्टेंट है। हेनरी डिजेरियो यंग बंगाल, 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डिजेरियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया। उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य की ओर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचार को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासी की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म के संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनके भाव संकीर्ण नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्रों के एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में एक वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज, ये देखो इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने चक्रों मत पढ़ो। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था।
वेद समाज, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव समाप्त किया और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के कोई बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ विभिन्न भाषाओं को आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन के शिक्षण सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। सिंह सभा आंदोलन, खालसा कॉलेज अमृतसर 1862 सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित की गई थी। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म के अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिससे वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया, जिन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो यही जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दी है ना, इन्हीं के बारे में देखना। मोस्टली इसी से क्वेश्चन आए हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इससे भी आया है, इससे आया है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इससे आया है। तो यही पढ़ो, ज़्यादा चक्रों में मत पढ़ो, जिसके बारे में पेशेंट ने पूछा उसी के बारे में। ठीक है, तो ये कल करेंगे, चैप्टर अभी हो गया है, कल इसको ख़त्म कर लेंगे। कल 9th क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा चैप्टर पढ़ने नहीं है अपने को, 2-3 चैप्टर ही पढ़ने हैं उसमें भी, शायद उसमें तो 2-3 चैप्टर भी नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में इतना बर्डन मत लो, आराम से एक बार पढ़ने से हो जाती है, बस कुछ कुछ छांट लो, बस उसमें से खत्म बात। मैथ वाली एनसीईआरटी, मैथ वाला तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हाँ ठीक है, कल करेंगे वो। ये लोग तो 6ठी 7वीं तक ही 6ठी 7वीं प्रश्नावली तक पहुँचे हुए। ठीक है, कल करेंगे मैथ, 7वीं क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का जो काम हो कंप्लीट करके चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।